हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, फ्लड मिटिगेशन के स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि ये एक साइंस है। ये कोई आर्ट्स वाली चीज़ें नहीं है जो आप इजिली समझ पाओ। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, इसको साइंटिफिक बेसिस मान करके समझना पड़ेगा। फ्लड क्या होता है ये आपको पता है, अदरवाइज ये अलग वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो। फ्लड बाढ़ क्या होता है भाई, अचानक से कहीं पे बहुत तेजी से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी आ जाए तो उसे हम बाढ़ का नाम देते हैं। उसमें अलग अलग बाढ़ के प्रकार होते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो क्वेश्चन PYQ में आ चुका है और उस PYQ के बेस पे हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। PYQ बेस्ड चैप्टर्स हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो जो एग्जामिनर है उनके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, वो बार बार रिपीट करते हैं। इज इट क्लियर? तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि सर PYQ इज नॉन इम्पॉर्टेंट थिंग। नहीं, PYQ इज अ बिग इंपॉर्टेंट थिंग और आपको उसको पढ़ने आना चाहिए। ठीक है। सो ये स्लाइड आपको दिख रही होगी, इसमें आपको कंप्लीट वो चीजें मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्लड को रोकने के दो तरीके होते हैं। एक स्ट्रक्चरल मेजर्स होता है जो फिजिकल बैरियर्स हम बनाते हैं। स्ट्रक्चरल मेजर यानी किसी स्ट्रक्चर के थ्रू या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू उसे बनाते हैं। दूसरा होगा नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लाइक पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी, जैसे इंसान वहां जो रह रहे हैं उनको कुछ मोबिलाइज करके रखना, तो ये पॉलिसी में आता है एंड टेक्नोलॉजी में आता है। Structural solutions can be further categorized by their scale and functions। तो अब आपको मैं समझाता हूं, यहाँ पे समझिएगा। जो स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस होते हैं उनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल में भी कैटेगरी आएगा और नॉन स्ट्रक्चरल में भी आएगा। ठीक है, तो आइए पहले स्ट्रक्चरल वाले को देखेंगे। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन भी यहाँ आएगा और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने की बात आएगी। तो लार्ज स्केल रिवर एंड वाटरवे डिफेंसेज, आपने ये देखा होगा कि जब नदियां होती हैं, नदियों में बाढ़ जब रिवर्स करता है, जैसे एक बिहार में नदी है कोसी नदी, उसको बिहार का शोक कहते हैं। आप समझिएगा इसको। इस कोसी नदी की खासियत क्या होती है कि हर बार अपना रास्ता बदल देती है। अब सपोज दैट अभी ये बह रही है जहां से, वहां से ये शिफ्ट हो जाएगी, तो जो जहां बह रही है वहां के गांव बच जाएंगे और जो अलग लाइन पे गांव है वो बह जाएंगे। ऐसा होता है हर साल। सबसे ज्यादा अगर किसी पूरे देश में किसी राज्य को बाढ़ झेलने की एक आदत है तो वो है बिहार। यहाँ क्यों है ऐसा, समझो आप। क्योंकि बिहार में कोई बहुत बड़ा डैम नहीं है और जो बाढ़ का पानी आता है उसको रोकने का कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है। तो होता यह है कि बाढ़ का पानी आया, लोग उसमें बहने लगे, फिर रोड के किनारे रहने लगे और थोड़े टाइम बाद फिर से अपने अपने गांव चले जाते हैं। एक जवनिया गांव था आरा में, पूरा गांव ही बह गया। आपने यूट्यूब पे देखा होगा। हालांकि ये सब चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं और जो किसान हैं उनके मुद्दों पे ध्यान नहीं देते, उनकी फसल खराब हो गए उन पे कोई ध्यान नहीं देगा। डैम्स एंड रिजर्वायर्स, अब ये देखो डैम्स एंड रिजर्वायर्स की बात समझिए। बैरियर्स बिल्ट अक्रॉस रिवर्स टू स्टोर एक्सेस वाटर ड्यूरिंग हाई फ्लो पीरियड्स। बहुत ज्यादा जब पानी का टाइम रहता है उस समय आप वहां डैम बना लेते हो और पानी को रिजर्वायर में कैद कर लेते हो। अब उसको धीरे धीरे आप रिलीज करते हो। जैसे सपोज दैट कि आप मान लो आपको ये लग रहा है कि नहीं अभी पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है, पानी इतना नहीं हमें काम आना है, तो हम क्या करेंगे, उस पानी को रिजर्व कर लेंगे। रिजर्व करने के लिए छोटे मोटे डैम नहीं लगते, कई किलोमीटर तक वो डैम बनाए जाते हैं और उसके पानी को विसिल दे करके छोड़ा जाता है। अब ये पानी स्ट्रक्चर्ड मैनर में छोड़ा जाता है। फिर से मैं बताऊं, ये स्ट्रक्चर्ड वे है। ये सपोज दैट आपने इस एरिया में यहाँ पे डैम बना दिया, ये नदी आ रही थी डायरेक्ट घुस रही थी, यहाँ आपने डैम बना करके बड़ा सा एरिया रोक दिया इसको। और जब आप रोकोगे इसको, ओपन करोगे तो यहाँ वेंट दे दोगे, यानी छोटे छोटे गेट दे दोगे कि भाई हम धीरे धीरे पानी को छोड़ेंगे। अब सपोज दैट जैसे मुल्ला पेरियार डैम है, पूरा भर गया डैम, तब आप पानी ज्यादा छोड़ोगे क्योंकि डैम के टूटने का खतरा रहता है। समझ में आ रहा है? तो बैरियर्स बिल्ट अक्रॉस रिवर्स टू स्टोर
excess water during high flow periods which is then released gradually once downstream flood risk subside। तो होता ही हो ये रहा था कि जो डाउन साइड में थे पानी वाले में वो गांव हर साल बह रहे थे, अब वहां पे एक वो चीजें आएंगी कि भाई ये पानी धीरे धीरे हम छोड़ेंगे तो यहाँ जो गांव में रह रहे लोग हैं उनको पता होगा कि पानी बहुत ज्यादा नहीं आएगा, या अगर पानी आने वाला भी होगा तो उनको माइक से या अलग अलग चीजों से अनाउंस करके बता दिया जाएगा। क्लियर है? ये आपको स्ट्रक्चरल मेजर में आएगा, डैम्स एंड रिजर्वायर्स। अगला है लीवीज एंड डाइक्स, इसको एम्बैंकमेंट कहते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो गए होंगे साबरमती गुजरात, या आई थिंक बनारस में तो ये नहीं घेरा गया है, बनारस में तो पुराना वो था सीढ़ियों का वो था तो उसको सफाई की जाती है हर साल। मैं आपको बताता हूँ, ये आप जब जैसे मैं ईस्ट चंपारण बिहार का हूँ, वहाँ मोती झील है उसको एम्बैंकमेंट किया गया है। ये डाइक्स इसे कहते हैं, यानी कि एक कंक्रीट का दीवाल बना दिया जाए। अब आपको मैं समझाता हूँ कंक्रीट वाल क्या करता है। सपोज दैट पानी आया और पानी दबाव बनाता है, अगर मिट्टी रहता है ना तो वो बहा के वापस ले जाता है, ठीक है। मिट्टी रहेगा, पानी बहुत ज्यादा फ्लड आया, वाटर उसको क्या करता है, बहा करके ले जाता है। लेकिन आपने क्या किया, एक कंक्रीट वॉल बना दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कंक्रीट वॉल टूटेगा नहीं, मजबूत होगा, करप्शन नहीं हुआ होगा उसमें, तब तो नहीं टूटेगा। बहुत मजबूत बना दिया है आपने कंक्रीट वॉल, रिवर बैंक के किनारे पानी आया तो कंक्रीट वॉल पे, और चूंकि उसके बाद मिट्टी का दबाव रहता है तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो इससे फायदा ये होता है कि ये मान लेते हैं इधर एक नदी थी बड़ी सी और यहाँ हमने वॉल बना दिया है हाइट वाला, अब ये इस पे टकराएगी, चूंकि इधर तो पूरा शहर बसा हुआ है तो यहाँ लगा करके वापस। इसे कहते क्या है, लिवीज एंड डाइक्स। ये भी स्ट्रक्चरल मेजर है, ये याद रहेगा आपको, लिवीज एंड डाइक्स, ठीक है। ये आपका है। अगला है फ्लड वॉल्स। फ्लड वॉल्स क्या होते हैं? फ्लड वॉल का होता है कि ये बाढ़ के उद्देश्य से ही बनाया जाता है, बाढ़ को रोकने के लिए ही बनाते हैं इसको। हार्ड वर्टिकल बैरियर्स हैं, ये कंक्रीट और स्टील के बने होते हैं, कंक्रीट का बना होगा या स्टील का। जापान ने क्या किया था, बहुत बड़ा कंक्रीट की वॉल बनाई और उस वॉल के बाद बड़े बड़े पेड़ वहां प्लांट कर दिए हैं, क्योंकि सुनामी वहां आता रहता है बार बार, है ना। तो अब जहां आप बहुत बड़े कंक्रीट मतलब नहीं बना सकते हो वाल, वहां यही टेक्निक यूज किया जाता है। फ्लड वाल बना दिया, बहुत मजबूत होता है ये, और जैसे चीन की दीवार टाइप, हालांकि उतना चौड़ा नहीं होगा लेकिन हाँ बनाते हैं उसमें, स्टील भी यूज करते हैं कई बार, ठीक है। वो ये वहां होता है जहाँ स्पेस लिमिटेड है, मतलब बहुत कम जगह है लेकिन वहां बनाना है, ठीक है, ये इसलिए यूज होता है। डाइवर्जन कैनाल्स। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कैनाल्स जानते होंगे। कैनाल्स का क्या काम होता है? कनाल्स जो होते हैं, जैसे आप जाओगे, एक बड़ा सा नहर है, उसके अलग अलग चैनल होते हैं। अब उस नहर में पानी आता है और उसके अगल बगल के गांव बह जाते हैं। तो अब अगल बगल के गांव में पानी पहुंचता भी नहीं है, जब बह जाता है तो उस तरीके से वो पहुंचता है। अब आपके दिमाग में भी आएगा कि यार क्यों ना हम उन गांवों में एक स्ट्रक्चर्ड वे में पानी को ऑलरेडी पहुंचा दे, वाटर वहां पे चला जाएगा, क्योंकि वाटर एक रिसोर्स है। देखो हमें जो भी चीजें फ्री में मिली है ना, हमने उसका मिसयूज इस कदर किया है कि वो जहर बन गया है। जैसे हवा फ्री में मिला, दे पोल्यूशन, पानी फ्री में मिला, दे पोल्यूशन। अब पोल्यूशन की वजह से आज हो गया कि आज हम उसका प्रीमियम फी पे कर रहे हैं, यानी वही पानी को फिल्टर करके खरीद रहे हैं या अपने घर में आरओ लगा रहे हैं, ये सारी चीजें लगा रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो फ्लड वाटर जो थे, ये एक मैन मेड कनाल्स, चैनल्स थे, चैनल बनाया गया। सपोज दैट यहाँ से एक डैम गुजर रहा था, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये बड़ा सा एक मतलब सॉरी, ये जो था एक बड़ा सा नहर था। अब इसकी वजह से इधर जब इसमें पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो इधर पानी आ रहा है, इधर आ रहा है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर वे में यहीं पे एक साइफन बना दे, इधर गांव में भेज दे पानी, तो पानी का दबाव ऑलरेडी कम आ गया, खेती के टाइम में इधर चला जाएगा, फिर बंद कर देंगे। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? पानी को स्ट्रक्चर्ड वे में हमने रोक रोक के यूज कर लिया, तो इसको कहते हैं पॉपुलेटेड एरिया में बचा करके डाइवर्जन कनाल्स बनाते हैं। या मान लो कोई सूखा हुआ एक लेक है, झरना है, वहां पे उसको दे दिया, एक सूखा हुआ कोई तालाब है वहां दे दिया उस पानी को, जिससे उसमें पानी स्टोर हो गया। गांव में आप जाओगे तो पौंड होते हैं छोटे छोटे, आपने सुना होगा कि फलाने का लड़का डूब गया, ये उस पौंड में डूब गया, नहाने गया था ये,
उसमें अगर उसको कनेक्शन कर दोगे तो वहां पे ये सारे पानी स्टोर हो जाएंगे। अब देखो ये साइंटिफिक है, इसलिए मैं समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ। बहुत लोग क्या करेंगे, रट लेंगे इसको, रटने से ये होगा ही नहीं। आपको पिछली बार पूछा गया था, किसी ने नहीं बनाया, ये याद रखिएगा। वहां उस पानी को कर दो जहां अनहैबिटेटेड बेसिन्स हो। सीधी बात है, जहां पॉपुलेटेड एरिया हो वहां मत रखो। डाइवर्जन कनाल्स इसीलिए बनाए जाते हैं। उस पानी को ले जाओ छोड़ दो चौर में। चौर समझते हो आप? वियर्स एंड बराज। वियर्स क्या होते हैं? लो हेड डैम्स और मूवेबल बैरियर्स दैट कैन बी एडजस्टेड टू कंट्रोल अपस्ट्रीम वाटर लेवल्स और डाइवर्ट फ्लो ड्यूरिंग सर्जेज। अब यहां समझिएगा बराज का क्या काम होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बराज देखा होगा। ये लोहे के बड़े बड़े गेट होते हैं, उसमें घुमाया जाता है उसको। देखा होगा, बहुत भारी गेट होता है वो, कि पानी का दबाव सह पाए। तो लो हेड डैम्स होते हैं ये। अब इसमें ये नाम याद रखिएगा, आपसे जब एग्जाम में ये नाम दिया जाएगा तो आप सोचोगे अरे ये है क्या, ये तो कुछ है ही नहीं। बराज नहीं देगा, वियर्स दे देगा। तो आप क्या करोगे, लो हेड डैम्स होंगे, यानी बहुत छोटे प्रकार के होंगे। मूवेबल बैरियर्स होते हैं, जिसे हटा के आप पानी इधर का उधर कर सकते हो। दैट कैन बी एडजस्टेड टू कंट्रोल अपस्ट्रीम वाटर लेवल्स और डाइवर्ट फ्लो ड्यूरिंग सर्जेज। जैसे ही ज्यादा पानी आएगा इस गेट को खोल दोगे। जनरली इसका काम सिंचाई विभाग का होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का होता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इस वियर्स को, इसके गेट को ओपन करते हैं और यहाँ काम करते हैं। डिटेंशन एंड रिटेंशन बेसिन्स। अब लो लाइंग एरिया या पॉन्ड्स को इस तरीके से डिजाइन करो कि वहां टेम्पररली पानी को कैप्चर कर लो। जैसे मान लो इस एरिया में बाढ़ आ गया, नहर से हमने उसमें पानी कैप्चर कर लिया, या कस के स्टॉर्म आया, उस पानी को जमा कर लिया। अब जब हमें जरूरत पड़ेगी या काम पड़ेगा इन्फिल्ट्रेट ग्राउंड को करने का, तब जाकर के उसको हम छोड़ेंगे। सपोज दैट बाढ़ आया बहुत जोर से, तो डिटेन कर लिया उस पानी को। डिटेंशन में क्या होता है, कैद कर लेना, और जब जरूरत पड़ी धीरे धीरे छोड़ना। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, देखा है उसको लार्ज स्केल रिवर एंड वाटरवे डिफेंस, ये स्ट्रक्चरल मेजर है, यानी यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा। डैम्स एंड रिजर्वायर्स, लीवीज एंड डाइक्स, फ्लड वाल्स, डाइवर्जन कनाल्स, वियर्स एंड बराज, डिटेंशन एंड रिटेंशन बेसिन। कोस्टल एंड सर्ज प्रोटेक्शन। कोस्टल का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू कॉम्बैट राइजिंग सी लेवल, टाइड्स एंड स्टॉर्म सर्जेज। सी वाल, मासिव कंक्रीट वाल होते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। सी वाल क्या होगा? मासिव कंक्रीट वाल होगा, कंक्रीट स्ट्रक्चर होगा अलोंग द कोस्ट लाइन्स दैट रिफ्लेक्ट द एनर्जी ऑफ वेव्स बैक इनटू द सी। सी वाल का काम क्या होता है? जैसे आपने वहां फ्लड वाल देखा था, सपोज दैट फ्लड वाल की तरह ही यहाँ सी वाल होगा। और ये सी वाल जो होता है, ये एनर्जी जो वेव्स के होते हैं उनको एनर्जी, क्योंकि देखो हमारे फ्लड में जो नदियों का पानी होता है ना, उसमें भी बहुत कम एनर्जी होता है। लेकिन ये जो समुद्र के वेव आते हैं उसमें बहुत हाई एनर्जी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मासिव कंक्रीट स्ट्रक्चर होगा अलोंग कोस्ट लाइंस दैट रिफ्लेक्ट द एनर्जी ऑफ वेव्स बैक इनटू द सी। स्टॉर्म सर्जेस बैरियर, लार्ज स्केल गेट्स होंगे, जैसे मैसलैंड करिंग इसको कहते हैं, नीदरलैंड, ये अलग अलग नाम मिलेगा। ये नाम हो सकता है आपसे पूछ दे। अब ये वहाँ के जो लोकल इंजीनियरिंग है उनके नाम्स हैं, ये नेम्स हैं, ये याद रखिएगा। मोसेस सिस्टम इन वेनिस एंड क्लोज, मतलब एक्सट्रीम टाइडल इवेंट में इसको क्लोज कर लिया जाता है, ताकि जैसे आपको हम समझाते हैं। लगून समझते हो आप लोग? लगून, अगर कोई सी साइड है, उससे ही जुड़ा हुआ कोई लेक है, लगून लेक कहते हैं, चिल्का लेक को कहते हैं। उसमें पानी तभी भरता है जब वहाँ स्टॉर्म हाई होता है, तो वो पानी आकर के इस गड्ढे में या इस बैक वाटर में भर जाता है। फिर वो टाइड खत्म हो गया, पानी भर गया तो उनका काम शुरू हो गया। सिंपल सा लॉजिक यहीं भी यूज होता है। स्टॉर्म सर्ज हुआ तो उसको गेट बना लो, गेट के थ्रू कुछ पानी जमा कर लो, उसका रोक भी दिया हमने, कुछ पानी ले भी लिया, अपना काम भी कर लिया। तो ये तरीके के सिस्टम नीदरलैंड में जो है मैस लैंड करिंग उसको कहते हैं, और मोसेस सिस्टम इन वेनिस, ये दोनों एक्सट्रीम टाइडल इवेंट्स को में यूज किए जाते हैं। क्यों? लगून्स में और जो पोर्ट्स होते हैं उनके फीचर्स बचाने के लिए ये किए जाते हैं।
अगला है ब्रेक वाटर्स, ऑफ शोर स्ट्रक्चर होते हैं जो वेव के, फिर से ये सी वाला है। ब्रेक वाटर्स का काम होता है कि अलग अलग, मान लो हमने खंड इस तरीके से बना दिए, यहाँ कस के स्टॉर्म आया, इस पे रुका, 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 ऐसे करते करते ये कम हो सकता है। तो हमने इसके लिए, लेकिन ये वेव में फिर से बताऊं एनर्जी बहुत होता है, तो जब भी ये शोर लाइन पे जाएगा तो आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है। ठीक है, ब्रेक वाटर्स में क्या होगा, ऑफ शोर स्ट्रक्चर दैट रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ वेव एक्शंस बिफोर इट रीचेज द शोर लाइन। तो उसके पहुंचने से पहले आपको ये काम करना है। प्रॉपर्टी लेवल अर्बन स्ट्रक्चर, अब इसमें हम लोग देखेंगे स्मॉलर स्केल सॉल्यूशन, जैसे कि फ्लड गेट्स एंड बैरियर्स, मूवेबल पैनल्स और सेल्फ क्लोजिंग बैरियर्स दैट एक्टिवेट ड्यूरिंग फ्लड और सील ऑफ डोरवेज। और फ्लड गेट्स, विंडो, अंडरग्राउंड एंट्रेंसेज ये बनाए जाते हैं। मूवेबल पैनल होगा, खुद ब खुद अपने आप से बंद होने वाले बैरियर्स होंगे, जैसे ही बाढ़ आया ये अपने आप को सील कर लेगा, जैसे ही बाढ़ आया अपने आप को बंद कर लेगा। अभी हरियाणा में बाढ़ देख रहा था, तो वहाँ 20-20, 30-30 भैंस है लोगों के पास, और जब बाढ़ आया तो सब इंट्रेंस में उनके घुसने लगे और भैंस बहना शुरू हो गई। तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि जिस एरिया में बाढ़ नहीं आ रहा था वहां भी आ रहा है। तो फ्लड गेट्स एंड बैरियर्स में ये कहानी होती है। फ्लड टनल्स, फ्लड टनल्स क्या होते हैं, लार्ज अंडरग्राउंड कंडुइट्स दैट क्विकली मूव पीक फ्लड वाटर पास्ट अर्बन सेंटर्स टू रिलीज डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ फ्लड गेट में, फ्लड गेट तो हालांकि आप समझ रहे हो, ये बैरियर भी समझ रहे हो, रोकना है किसी को एक तरीके से, मतलब आप समझ लो कि ऐसा सेल्फ क्लोजिंग बैरियर बना ले, जैसे बाढ़ है अलार्म बजे बंद हो जाए। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चरल में ही है। फ्लड टनल्स क्या होते हैं, लार्ज अंडरग्राउंड कंडुइट्स होते हैं पानी के नीचे, जैसे इजराइल सोच रहा था कि टनल्स के थ्रू सारे अंडरग्राउंड टनल्स में हम पानी भेज दें। ठीक है, जिससे फ्लड वाटर बढ़ने लगे और ये क्या करेगा, डाउन स्ट्रीम में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब मतलब आतंकवादी रह रहे हैं उनको मार दें, ये होता है। तो फ्लड टनल्स का कहानी समझिए आप, ये होता है। एलिवेशन सिस्टम में रेजिंग बिल्डिंग ऑन स्टिल्स, पियर्स और पाइल्स सो दैट लिविंग एरिया रिमेन्स अबव द प्रेडिक्टिव फ्लड लेवल। ये जैसे मान लो उसी फ्लड लेवल में जहाँ बाढ़ आता है, कोई एक हाइट वाला जगह है, छोटा सा पहाड़ है, ये छोटा सा पठार है, माउंटेन है, उस पर जाकर के घर बना लिया, ऑटोमेटिक एलिवेशन। हमने हमने ये नहीं सोचा कि बाढ़ को कैसे रोकेंगे, हमने अपना घर ही बना लिया इस ऊंचाई पे कि भाई पायर्स के थ्रू या जैसे भी थ्रू, जैसे मान लो हमने लोहे का या बड़े बड़े कंक्रीट के पिलर्स दे दिए 40 फुट के, उस पे पानी नहीं आता है। आपने वेलकम मूवी देखी, आज मैं मूवी का बहुत बात कर रहा हूँ, नहीं, वेलकम मूवी में वो घर जो जिसमें सब लोग रहते हैं, लास्ट में जो गाना बजाता है वो और गेम खेलता है, RDX उसका नाम था। तो उसने जिस घर में वो लोग थे, तो थोड़ा सा लकड़ी का आपने देखा होगा, हाइट पे घर था, उतना ज़्यादा हाइट पे नहीं था, पहाड़ के बगल में एकदम हाइट पे घर था वो, उसी को एलिवेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पायर्स पे या पाइल्स पे करके बनाए ताकि वो ऑटोमेटिकली ऊपर रहे, बाढ़ का खतरा रहे ही ना। पंपिंग स्टेशंस ये कहाँ यूज होते हैं, जैसे ही बाढ़ आए मैकेनिकली पानी को वो खींच के पंप से, बड़े बड़े पंप होते हैं और वो इस तरफ से उस तरफ पानी फेंके, माने कि जिधर पानी है और जिधर पानी नहीं है उधर फेंक दे, लो लाइंग एरिया में इंटरनल ड्रेनेज नेटवर्क्स में धकेल दे पानी को। चेक वैल्यू वाल्व होते हैं इंस्टॉल इन सीवर लाइंस टू प्रिवेंट फ्लड वाटर फ्रॉम बैकिंग अप इनटू बिल्डिंग्स थ्रू ड्रेन एंड टॉयलेट्स। क्या होता है कि जैसे ही बाढ़ आता है ना, आप देखोगे वहां पे नालों के थ्रू, जैसे मान लो आप ये जो सीवेज बह रहे हैं, नाले होते हैं, नाले से पानी बह के जाता है उनके रिवर में, रिवर में बाढ़ आ गई तो सारे पानी फिर रिवर्स होने लगते हैं। तो अगर हम लोग चेक वाल्व लगाएंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, अब होता यही है ना कि ड्रेन में पानी भर गया, वही पूरा फुल हो गया। नेचर बेस्ड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की अब हम बात करेंगे, इसमें वेटलैंड रीस्टोरेशन होता है। अब देखो ये जो मार्सेज होते हैं ना, या ऐसा समझो वेटलैंड होते हैं, वेटलैंड के लिए कौन सा समझौता हुआ था, कोई बता सकता है? रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, रामसर ईरान में है, और भारत हर साल कई सारे वेटलैंड को रीस्टोर भी कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्रोटेक्टिंग और रीबिल्डिंग मार्सेज दैट एक्ट एज नेचुरल स्पॉन्ज टू एब्जॉर्ब एंड स्टोर फ्लड वाटर, इसको वेटलैंड रीस्टोरेशन कहते हैं।
वेटलैंड रीस्टोरेशन में आप समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वेटलैंड होते हैं ना, इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये पानी को रिसाइकल कर पाएँ और रीबिल्ड कर पाएँ उस वाटर सिस्टम को। लेकिन इसको आपको ठीक रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है कि आजकल के ज़माने में वहाँ लोग कचरा फेंक रहे हैं, वहाँ बहुत तरह की गंदगी फैला रहे हैं, उससे इतनी दिक्कत हो रही है। एक स्पॉन्ज होता है, जैसे वहाँ पानी जाएगा वो सोख लेगा, क्योंकि वो फिल्टर करना शुरू करेगा, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो बायोस्वाल्व्स एंड रेन गार्डन्स बनाए जाते हैं, लैंडस्केप डिप्रेशन दैट कैप्चर एंड फिल्टर अर्बन रन ऑफ। ये आपने घर में भी सुना होगा कि हमने घर के नीचे सोखता बनवाया, सोखपीट बनवाया है। तो वो क्या होता है, आपके घर से पानी निकला, वो गया वहाँ जमा हो गया, और जमा होने के बाद क्या होता है, जमा होने के बाद वो होता है, क्या होता है जमा होने के बाद, आप उसे रिसाइकल करके यूज कर सकते हो। परमिएबल पेवमेंट्स, स्पेशलाइज्ड सरफेस दैट अलाउज वाटर टू सोक थ्रू द ग्राउंड रादर देन रनिंग ऑफ इनटू सीवर्स। ये पेवमेंट बनाए जाते हैं कि पानी को रोक करके खुद ही खुद जमीन में सोख लिया जाए। टेरेसिंग होता है, टेरेसिंग मतलब एक्सकैवेशंस अलोंग स्लोप्स दैट स्लो डाउनहिल वाटर फ्लो एंड इनकरेज इनफिल्ट्रेशन। टेरेसिंग किया जाता है, यानी एक तरीके से स्लो डाउन हिल एरिया में, ये मतलब पहाड़ों पे करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि वाटर का फ्लो जो है वो इनफिल्ट्रेशन को चेक कर पाए, ठीक है। टेरेसिंग, टेरेसिंग मतलब एक तरीके का छत करना, जो फार्मिंग टेरेसिंग यूज होता है, उसी तरीके का टेक्निक है ये। इतने सारे हो गए आपके स्ट्रक्चरल मेजर्स। अब आपको मैं बता दूं नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या क्या होंगे। नॉन स्ट्रक्चरल सिर्फ आपको समझना है पॉलिसी। जैसे हमने कोई पॉलिसी बना दिया, हमने लोगों को अवेयर कर दिया कि भैया अगर आपको बाढ़ से बचना है तो आप रात में एक लाइट लेकर के सोए। लाइट आप समझते हो, लाइट वो नहीं, लाइट जो आप घर में ही बल्ब यूज करते हो, नहीं, लाइट होता है एक इमरजेंसी लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसको लेकर के रहिए। आपको अगर घर में चाहिए, बाढ़ सोच रहे हैं नहीं आए, तो आप बच्चों को ये सिखाइए, इस तरीके की चीज़ें। क्लियर है, कौन सी चीज़ें भाई, इस तरीके की चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तब जाकर के आप बाढ़ से बचेंगे। ये तमाम सारा चीज़ जो नॉन स्ट्रक्चरल में हो गया। ठीक है, जैसे हमने कोई पॉलिसी बना दी, पॉलिसी में आपको मैं समझा दूं कि पॉलिसी नॉन स्ट्रक्चरल, हाँ कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट और सब चीज़ें अवेलेबल है, ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉन स्ट्रक्चरल। नॉलेज बिहेवियर चेंज, जैसे हम अपने खेतों को उस तरीके से डिज़ाइन करें। रिस्क मिटिगेशन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल मेजर होगा। तो आप समझ रहे हो ना, इसमें कुछ बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं हम। बिहेवियरल एंड सोशल चेंज होगा, पब्लिक अवेयरनेस होगा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होगा, मेडिकल एंड हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट होगा कि भाई अगर किसी कोई बाढ़ में डूब जाता है, बचता है, तो उसको सीपीआर कैसे देना है, उसको कैसे बचाना है, उसके लिए कैसे आगे आना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। नॉन स्ट्रक्चरल में आपको याद रखिए, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, आपको पॉलिसी ओरिएंटेड काम करने हैं, ठीक है। चलो, पॉलिसी एंड नॉलेज, इस तरीके की जो बातें होंगी लोगों को जिस पे इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ता है, उसको हम कहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।